जय हिंद। देसाई लियाकत पैक्ट और वेबल प्लान के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के फर्स्ट फेज़ के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस साहब कब पैदा हुए? बोस साहब पैदा हुए ऑन 23 जनवरी 1897। कब पैदा हुए? 23 जनवरी 1897। और अपने आप में जीनियस इंसान है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हिस्ट्री ने बोस साहब को उनका ड्यू दिया नहीं है। अदरवाइज बेहद जीनियस इंसान है और बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है। आज की डेट में हम शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड, इन सबसे फैसिनेट होते हैं। ये आदमी उस ज़िंदगी को जी रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी ज़िंदगी इनको ढूंढती रहेगी, लेकिन ये आदमी उनके हाथ में आएगा ही नहीं और उनकी नाक के नीचे से निकल जाएगा। पूरी दुनिया भर में घूमेगा, जर्मनी जाएंगे, जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पकड़ नहीं पाएगी। बोस साहब की कहानी क्या है? ही वॉज अ फियरलेस मैन। डर वर तो लगता ही नहीं था। बोस साहब अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे कांग्रेस का मेंबर बन के, लेकिन हमेशा से इनके अंदर एक मिलिटेंट स्ट्रीक देखने को मिलती है। वो अग्रेशन, वो गुस्सा देखने को मिलता है, वो ईगरनेस कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस देश से बाहर निकालना है, इंडिपेंडेंस चाहिए। वो ईगरनेस हमेशा से बोस साहब में देखने को मिलती है। बोस साहब जो हैं वो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करेंगे एंड ही सिक्योर्ड 4th रैंक, चौथी रैंक आएगी इनकी। इंडियन सिविल सर्विसेज से ये रिज़ाइन कर देंगे 1921 में। कब रिज़ाइन करेंगे? 1921 में रिज़ाइन करेंगे। और रिज़ाइन करने के बाद बोस साहब विल ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट, बोस साहब विल ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। और अपने इनिशियल फेज की, अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करेंगे बोस साहब बाय बिकमिंग द मेंबर ऑफ कांग्रेस। बोस साहब के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो कि अपने टाइम के बेहद प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, वो चित्तरंजन दास बोस साहब के पॉलिटिकल गुरु हैं। बोस साहब बिकेम द मेयर ऑफ कैलकाटा इन 1923। बोस कैलकाटा के मेयर बन जाएंगे 1923 में और एक लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन फिर फाइनली त्रिपुरी क्राइसिस होंगे। इन त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। त्रिपुरी क्राइसिस कब हुए? 1939 में। और इस त्रिपुरी सेशन में गांधी वर्सेस बोस हो जाएगा। गांधी जी और बोस साहब के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाएंगे और ऑलमोस्ट बोस साहब को फोर्स कर दिया जाएगा कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन करने के लिए। और जब डिफरेंसेस आ जाएंगे तो बोस साहब जो है डिसाइड करेंगे दैट ही विल गो हिज ओन वे टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। बोस साहब अपना रास्ता चुनेंगे, बोस साहब अपना रास्ता कार्व आउट करेंगे और अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ेंगे। कांग्रेस के साथ में इनकी बिगड़ गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से निकाला नहीं गया है। मार्च 1940 में बोस साहब जो हैं वो एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे रामगढ़, बिहार में। कौन सी कॉन्फ्रेंस? एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा, इन दोनों के द्वारा ज्वाइंटली। और इस एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाएगा कि एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल को लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 6 को। अप्रैल 6 को एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल को लॉन्च किया जाएगा टू ऑफर रेजिस्टेंस टू द इंपीरियलिस्टिक रूल। और इस स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है वो बोस साहब को कांग्रेस से निकाल देगी। बोस साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा इन जुलाई में बोस साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट क्यों किया जाएगा? बिकॉज कैलकाटा में हॉलवेल मॉन्यूमेंट बनाया जाने वाला था। ये जो हॉलवेल मॉन्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे सुभाष चंद्र बोस। हॉलवेल मॉन्यूमेंट की कहानी क्या है? हमने पढ़ा था 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सिराज उद दौला ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कैप्चर किया और उनको पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। और सफोकेशन की वजह से लगभग 120 या 123 ऑफिसर्स जो हैं वो मारे गए थे। और इसी को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये जो ऑफिसर्स मारे गए थे, ये जो अंग्रेज ऑफिसर्स मारे गए थे, इनको कमेमोरेट करने के लिए अंग्रेज सरकार जो है वो हॉलवेल मॉन्यूमेंट को बनाना चाह रही थी कैलकाटा में। और बोस साहब इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगेंगे। बोस साहब ये कहेंगे कि देखो ये हमारी हिस्ट्री नहीं है, ये सिराज उद दौला के ऊपर दाग है, ये आप नहीं बना सकते हो। इसी प्रोटेस्ट के चलते बोस साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा जुलाई में। इनको जेल में डाल दिया जाएगा।
जेल में जाने के बाद भी बोस साहब प्रोटेस्ट करेंगे। फाइनली इनको प्रिजन से रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन बोस साहब को हाउस अरेस्ट में रख दिया जाएगा इन दिसंबर 1940। त्रिपुरी क्राइसिस हुए 1939 में, कांग्रेस से बोस साहब की बिगड़ गई। बोस साहब मार्च 1940 में एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे रामगढ़ बिहार में, और इस कॉन्फ्रेंस में बोस साहब कहेंगे कि वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल को लॉन्च किया जाएगा अप्रैल 6 में। वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल को लॉन्च किया गया और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जब कांग्रेस की बिना मर्जी के बोस साहब स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज करेंगे तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी इनको कांग्रेस से निकाल देगी। उसके बाद कैलकाटा में हॉलवेल मॉन्यूमेंट बनाया जाने वाला था, बोस साहब इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे और इसी प्रोटेस्ट के दौरान बोस साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, कुछ दिन तक जेल में रखा जाएगा। फाइनली इनको हाउस अरेस्ट में रख दिया जाएगा इन दिसंबर 1940। लेकिन बोस साहब शेरलॉक होम्स, जेम्स बॉन्ड सब कुछ थे उस टाइम के। जनवरी 1941 में बोस साहब निकल जाएंगे, अंग्रेज सरकार की आंख के नीचे से निकल जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे और 26 जनवरी 1941 को बोस साहब पहुंचेंगे पेशावर। कहाँ पहुंचेंगे? पेशावर, अंडर अ सूडोनेम जियाउद्दीन। जियाउद्दीन नाम को अडॉप्ट करेंगे और पहुंचेंगे कहाँ पर? पेशावर पहुंचेंगे। कब? 26 जनवरी 1941 को। और पेशावर पहुंचने में इनकी मदद की थी एक इंसान ने जिसका नाम था भगत राम। क्या नाम था? भगत राम। पेशावर पहुंच जाएंगे और फिर कुछ टाइम के बाद बोस साहब इंडिया छोड़ देंगे। इंडिया छोड़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि बोस साहब रशिया पहुंचेंगे, रशिया को अप्रोच करेंगे। और रशिया पहुंचने के पीछे इनका उद्देश्य था कि रशिया से मदद मांगी जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपने इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन जून 1941 में रशिया वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करेगा, अलाइज को ज्वाइन करेगा। अलाइज मतलब ब्रिटेन को ज्वाइन करेगा रशिया। अब जब रशिया ब्रिटेन के साथ में मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 को लड़ रहा है तो क्या वो सुभाष चंद्र बोस की मदद करेगा? बट ऑब्वियस सी बातें नहीं करेगा। तो फिर बोस साहब जो हैं वो जर्मनी पहुंचेंगे और लोग ये कहते हैं कि जर्मनी पहुंच के बोस साहब खुद हिटलर से मिले अंडर द सूडोनेम ओरलैंडो मजातो। ओरलैंडो मजाता के नाम से उन्होंने हिटलर से मुलाकात करी और हिटलर से मिलने के बाद बोस साहब ने मदद मांगी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमारी मदद करो इंडिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालने के लिए। हिटलर की मदद से बोस साहब फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना को फॉर्म करेंगे। ये जो फ्रीडम आर्मी थी, ये जो मुक्ति सेना थी, इसमें सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इंडियन ओरिजिन के सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिनको जर्मनी ने, जिनको इटली ने कैप्चर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन सब के साथ में उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को लेके बोस साहब ने फॉर्म किया फ्रीडम आर्मी को, बोस साहब ने फॉर्म किया मुक्ति सेना को। और ड्रेसडेन जर्मनी को फ्रीडम आर्मी का ऑफिस बनाया गया। जर्मनी के लोगों ने ही पहली बार बोस साहब को नेताजी बुलाने की शुरुआत करी। बोस केम टू बी कॉल्ड नेताजी बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। कहानी क्या है? कहानी ये है कि बोस साहब जनवरी 1941 में एस्केप कर जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों से निकल जाएंगे। 26 जनवरी 1941 को बोस साहब पहुंचेंगे पेशावर अंडर द सूडोनेम जियाउद्दीन। इनकी मदद कौन करेगा? इनकी मदद करेगा भगत राम। ऐसा कहा जाता है कि बोस साहब ने मदद के लिए रशिया को अप्रोच किया, लेकिन रशिया जो है वो अलाइज के साथ में मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। तो बट ऑब्वियसली बात है कि रशिया जो है वो सुभाष चंद्र बोस साहब की हेल्प नहीं करेगा। तो फिर बोस साहब जाएंगे जर्मनी और जर्मनी जाकर वो हिटलर से मिलेंगे अंडर द सूडोनेम ओरलैंडो। हिटलर बोस साहब की मदद करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीडम आर्मी, या जिसको कहा जाता है मुक्ति सेना। ये जो मुक्ति सेना है इसमें इंडियन ओरिजिन के सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जिनको जर्मनी ने, जिनको इटली ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैप्चर किया था। ड्रेसडेन जर्मनी में फ्रीडम आर्मी के ऑफिस को स्टैब्लिश किया गया। जर्मनी के लोगों ने बोस साहब को नेताजी का टाइटल दिया। बोस साहब ने जय हिंद का नारा दिया और ये जय हिंद का नारा बोस साहब ने कहाँ से दिया? फ्री इंडिया सेंटर से, जो कि कहाँ पे था? जर्मनी में था। जर्मनी में रहते हुए बोस साहब रेगुलर रेडियो ब्रॉडकास्ट करेंगे। बर्लिन रेडियो की शुरुआत करेंगे जनवरी 1942 में, जिसके थ्रू इंडियंस के अंदर बोस साहब जोश जगाएंगे। ये बोलेंगे कि हमारी लड़ाई हमें लड़नी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें किसी भी तरीके से बाहर निकालना है। लेकिन अर्ली 1943 में बोस साहब जो हैं वो जर्मनी को छोड़ देंगे और सेम 1943 में ही जर्मनी से निकल के बोस साहब पहले पहुंचेंगे जापान
और फिर पहुंचेंगे सिंगापुर। और सिंगापुर पहुंचकर बोस साहब जो हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कमांड को अपने हाथ में लेंगे फ्रॉम रास बिहारी बोस। बट ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कमांड बोस साहब अपने हाथ में लेंगे रास बिहारी बोस साहब से, इसकी बात की जाती है इंडियन नेशनल आर्मी के सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज ऑफ INA क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी क्या है, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक बहुत सिंपल सी कहानी है। ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि बोस साहब की कहानी क्या है। एक तो कब पैदा हुए, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा। 23 जनवरी 1897 को पैदा हुए। कांग्रेस के मेंबर बने 1921 में। इंडियन सिविल सर्विसेज से इन्होंने रिजाइन किया। पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था, चित्तरंजन दास पॉलिटिकल गुरु का नाम था। 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस के बाद कांग्रेस से बिगड़ गई, और जब कांग्रेस से बिगड़ गई तो बोस साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म किया और अपना रास्ता चूज कर लिया। बोस साहब हॉलवेल मॉन्यूमेंट बनाया जाने वाला था कैलकाटा में, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनको हाउस अरेस्ट में रख दिया जाएगा दिसंबर 1940 में, लेकिन जनवरी 1941 में बोस साहब निकल जाएंगे। 26 जनवरी 1941 को बोस साहब पेशावर पहुंचेंगे अंडर द सूडोनेम जियाउद्दीन। मदद कौन करेगा, भगत राम इनकी मदद करेगा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मदद के लिए रशिया को भी अप्रोच किया, लेकिन रशिया का सिनेरियो ही अलग है। रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ में मिलकर लड़ रहा था। तो फाइनली बोस साहब जर्मनी पहुंचेंगे और हिटलर से मिलेंगे अंडर द सूडोनेम ऑरलैंडो। हिटलर की मदद से बोस साहब स्टेब्लिश करेंगे फ्रीडम आर्मी को, मुक्ति सेना को। इस मुक्ति सेना में इंडियन ओरिजिन के सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जिनको कि कैप्चर किया था जर्मनी ने, इटली ने। ड्रेसडेन जर्मनी में फ्रीडम आर्मी के ऑफिस को स्टेब्लिश किया जाएगा और जर्मनी के लोग बोस साहब को बुलाएंगे नेताजी। बहुत फेमस स्लोगन देंगे बोस साहब, जय हिंद का स्लोगन देंगे। बर्लिन से ये रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे जनवरी 1942 में, लेकिन अर्ली 1943 में बोस साहब जर्मनी को छोड़ देंगे और 1943 में ही जापान पहुंचेंगे, और जापान पहुंचने के बाद सिंगापुर पहुंचेंगे, और सिंगापुर पहुंचने के बाद ही विल टेक ओवर द कमांड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फ्रॉम रास बिहारी बोस। लेकिन ये जो कमांड लेंगे सुभाष चंद्र बोस, इसकी बात की जाती है इंडियन नेशनल आर्मी के सेकेंड फेज के बारे में। पहले हमें पढ़ना है इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट फेज। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में अपन ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद बात आती है ओरिजिन एंड फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। इंडियन नेशनल आर्मी को स्टैब्लिश किया मोहन सिंह ने, और ये इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होता उन लोगों के दिमाग में होता है कि इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था सुभाष चंद्र बोस साहब ने, लेकिन नहीं। इंडियन नेशनल आर्मी को क्रिएट किया मोहन सिंह ने, जो कि एक इंडियन ऑफिसर थे। बेसिकली ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वो मलाया में सेंटर्ड थी, वो मलाया में स्टेब्लिश थी। जब जापान ने अटैक किया मलाया के ऊपर, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने रिट्रीट करने की शुरुआत करी, वापस लौटने की शुरुआत करी। इसी अटैक के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया बाय दी जापान। ये जो मोहन सिंह है ये डिसाइड करेंगे कि ये रिट्रीट नहीं करेंगे, ये वहीं पर रुक जाएंगे और ये जापान की तरफ जाएंगे। जापान के लोगों से बात करेंगे, जापान के ऑफिसर से बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि ये जितने भी इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं आप मुझे इनको प्रोवाइड कर दो, और मैं इनसे मिला के एक आर्मी फॉर्म करूँगा, और वो आर्मी आपकी मदद करेगी, आपके साथ में मिल के लड़ेगी। और जापान तो चाह रहा था कि एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सेस को स्टैब्लिश किया जाए। खुद मोहन सिंह जाके बोल रहे हैं कि ये जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इनको कैप्चर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, मारोगे पीटोगे, उससे अच्छा है कि ये मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं इनसे एक आर्मी फॉर्म करूँगा, और ये जो आर्मी है ये आपके साथ में मिल के लड़ेगी इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। जापानीज जो हैं वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हैंड ओवर कर देंगे टू मोहन सिंह, और मोहन सिंह इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ में मिलके स्टैब्लिश करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को। 1942 तक लगभग 40,000 लोग इस इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करेंगे। और इंडियन नेशनल आर्मी का प्लान क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी का प्लान ये था कि इंडियन नेशनल आर्मी सिर्फ तब एक्ट करेगी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से
और इंडिया के लोगों की तरफ से कोई इन्विटेशन आएगा। इन्विटेशन के बिना इंडियन नेशनल आर्मी एक्ट नहीं करेगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म करने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि जापान के इन्वेजन का खतरा था। तो जापान कोई मिसकंडक्ट ना करे साउथ ईस्ट एशिया में, जापान कोई मिसकंडक्ट ना करे इंडिया में, इंडिया के ऊपर, उसको चेक में रखने के लिए भी इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया गया था। लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं, जो अपने को पता है वो क्या है कि मोहन सिंह जी ने जापानीज़ ऑफिसर्स को बोला कि देखो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को मेरे को हैंड ओवर कर दो, मैं इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ में एक आर्मी को फॉर्म करूंगा, ये आर्मी आपके साथ में मिल के लड़ेगी। जापानीज जो हैं वो इसके लिए अग्री हो जाएंगे और तब मोहन सिंह इस्टेब्लिश करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को। इंडियन नेशनल आर्मी को इस्टेब्लिश कर दिया गया और इंडियन नेशनल आर्मी का प्लान ये था कि इंडियन नेशनल आर्मी सिर्फ तब एक्ट करेगी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया के लोग इनवाइट करेंगे उसको एक्ट करने के लिए। सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीजन को फॉर्म किया गया और जब पहली डिवीजन फॉर्म हुई इंडियन नेशनल आर्मी की, तभी 16,300 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ये वो फेज़ है जब जापान जो है उसने रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब एकदम इंडिया के गेट पे बैठा हुआ है। जापान प्लान कर रहा था इंडियन इन्वेजन का, और जापान क्योंकि इंडियन इन्वेजन का प्लान कर रहा था तो इंडियन नेशनल आर्मी में एक आर्म्ड विंग को इस्टेब्लिश किया जाए, वो आइडिया भी पनप रहा था। उनको लग रहा था कि यार जब इंडिया के ऊपर अटैक करना है, इंडिया के ऊपर अटैक करना है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करना है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि इंडियन नेशनल आर्मी की भी एक आर्म्ड विंग को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसी बातचीत में इंडियन नेशनल आर्मी, मोहन सिंह और जापान के बीच में डिफरेंसेस इमर्ज हो जाएंगे। बेसिकली डिफरेंसेस इमर्ज होंगे इस बात पे कि इंडियन नेशनल आर्मी का रोल क्या रहना चाहिए। जापान ये चाहता था कि मोहन सिंह को सिर्फ 2000 लोगों की एक टोकन फोर्स, एक नाम मात्र के लिए फोर्स प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन मोहन सिंह इस चीज़ पर अड़े हुए थे कि नहीं, मुझे तो एक लंबी चौड़ी आर्मी चाहिए। और इसी बातचीत पे, इसी रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर जापान और मोहन सिंह, या ये कहें कि जापान और इंडियन नेशनल आर्मी के बीच में बेहद ह्यूज डिफरेंसेस आ जाएंगे और मोहन सिंह को जापान जो है वो अपने कस्टडी में ले लेगा और एक तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी को डिसबैंडन कर दिया जाएगा। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसकी कमांड को टेक ओवर करेंगे सुभाष चंद्र बोस और वहाँ से शुरुआत होगी सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में अपन बातचीत करेंगे इससे अगले वाले सेशन में। आज अपनी बातचीत हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसमें बहुत सिंपल सी बातचीत, एक तो सुभाष चंद्र बोस साहब के जो भी बेसिक्स हैं उनको याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स। और दूसरा, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है ये कैसे फॉर्म हुई, इसकी कहानी क्या है, इसको भी थोड़ा बहुत दिमाग में बिठाओ ताकि अगर कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।